नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का ये सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 22 होगा। इसके पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम क्या लाते हैं, तो सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, और 7:30 बजे रात को क्या करते हैं, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और सुबह 7 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा 65 नंबर कंप्लीट हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा खनिज है जो मोनाजाइट रेत में निहित है। तो तेल है, यूरेनियम है, थोरियम है कि कोयला है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मोनाजाइट रेत में निहित कौन खनिज है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो थोरियम हो जाएगा, सी जे करेक्ट हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, थोरियम धातु की खोज कब हुई थी, तो 1828 ईस्वी में हुई थी। लिख लीजिएगा, थोरियम धातु की खोज कब की गई थी, तो 1828 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। लिख लीजिए, किसने किया था, तो बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, तो बर्जिलियस ने किया था। बर्जिलियस ने किया था कब, तो 1828 ईस्वी में। अब पूछ देगा थोरियम धातु का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये भी लिख लीजिएगा 90 होती है। कितनी होती है, तो 90 होती है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो कौन सा ऐसा खनिज है जो मोनाजाइट रेत में निहित है, तो थोरियम हो जाएगा। थोरियम की खोज कब की गई थी, तो 1828 ईस्वी में की गई थी। किसने किए थे, तो बर्जिलियस ने किए थे। परमाणु अगर इस पूछ देगा कि इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 90 होती है। ये भी याद करते चलिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आपको बताना है कि कौन थे। तो कांशीराम, कि साहू महाराज, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि ज्योतिबा फुले। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर 20 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कांशीराम हो जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कांशीराम हो जाएगा। लिख लीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में हुई थी। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में हुई थी। अब पूछ देगा इसका चिन्ह क्या होता है, चुनाव चिन्ह क्या होता है, तो लिख लीजिएगा हाथी छाप होता है। क्या होता है, तो हाथी छाप होता है। ये भी याद करते चलिएगा। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कांशीराम हो जाएगा। अब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 14 अप्रैल 1984 को। चुनाव चिन्ह पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, हाथी छाप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। तो जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई थी। 3.8%, कि 4.2%, कि 41.6%, कि 54.6%। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3.8% आबादी द्वितीय के कार्यों में लगी हुई थी। कितने, जब 2011 में जनगणना हुई थी उस समय 3.8% आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई थी। और प्राथमिक कार्यों में कितने परसेंट लगी हुई थी, तो लिख लीजिएगा 41% लगी। 41.6% क्या लगती, तो प्राथमिक कार्यों में लगी हुई थी। प्राथमिक कार्यों में
41.6% आबादी लगी हुई थी। और तृतीयक क्षेत्र में कितने लगी हुई थी ये भी लिख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ 41 नहीं होगा, यहाँ द्वितीयक में लिख लीजिएगा 54.6 हो जाएगा। 54.6% प्राथमिक कार्यों में लगी हुई थी, और जबकि तृतीयक क्षेत्र में कितने लगे थे तो 41.6% तृतीय कार्य में लगी हुई थी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो जब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी हुई थी तो 3.8% द्वितीय कार्य में लगी हुई थी। प्राथमिक कार्य में कितने परसेंट आबादी लगी हुई थी तो 54.6% लगी हुई थी। और तृतीय क्षेत्र में कितने आबादी परसेंट लगी हुई थी तो 41.6% लगी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब लॉन्च किया गया, यानी कब शुरू किया गया था। तो 1917 में, 1918 में, 1919 में कि 1920 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार योजना को पारित किया गया था, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर वो पहुँचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व की उपयुक्त में से सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो कैसे बांटा जा सकता है संसाधनों को। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी प्रकार से बांटा जा सकता है। संभावित कर, विकसित, स्टॉक कर, रिजर्व कर, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, असम में है कि केरल में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी असम में हो जाएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो असम राज्य में स्थित है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ देगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था तो लिख लीजिएगा 1974 ईस्वी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1974 ईस्वी में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी लिख लीजिएगा। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, असम में है। अगर पूछ देगा इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया तो 1974 ईस्वी में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन बाजरा ग्रुप का नहीं है। तो ज्वार, मक्का, रागी की बाजरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, इन मक्का है जो बाजरा ग्रुप का नहीं है। बाजरा नहीं है, बाकी क्या है ज्वार बाजरा है, रागी बाजरा है और बाजरा है। इसलिए कि मक्का का दाना क्या होता है तो बड़ा बड़ा होता है। मक्का का दाना क्या होता है बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ज्वार, रागी और बाजरा का दाना क्या होता है सेम प्रकार का होता है, यानी एक ही प्रकार का होता है। इसलिए ये तीनों क्या है तो बाजरा ग्रुप का है, लेकिन मक्का क्या है तो बाजरा ग्रुप का नहीं है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ पे गिराया गया था। हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, पेरिस पर कि लंदन पर।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ पे गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर। अब पर द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ ये भी लिख लीजिएगा, 1939 से क्या 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और यह आइटम बम कब गिराया गया था? तो ये भी लिख लीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था जी। अगर इसका नाम पूछ देगा इसका नाम क्या था, तो ये भी लिख लीजिएगा, लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय था इसका नाम। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक चला था। ये भी याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं है? किसको वोट देने का अधिकार नहीं है? पागल या दिवालिया को, कि वयस्क व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को, कि गरीब व्यक्ति को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पागल या दिवालिया को वोट देने का अधिकार नहीं है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। वोट देने का अधिकार किसको है? तो व्यक्ति भी दे सकता है, अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, सभी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन पागल जो है वह वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का उम्र कितना होता है? तो 18 वर्ष आपका उम्र हो जाएगा तो आप वोट देने का अधिकार आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो भूमंडलीकरण जो शब्द है उसका इजाद किसने और कब किया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जॉन विलियमसन ने 1990 में भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया था, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो 50, 195, 51 कि 60? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 51 राष्ट्र थे। कितने राष्ट्र थे? तो 51 राष्ट्र थे। अगर पूछ देगा इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो लिख लीजिएगा 1920 ईस्वी में हुई थी। तो राष्ट्र संघ चार्टर सदस्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। इसमें कितने राष्ट्र थे? तो 51 राष्ट्र थे। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो चूड़ामन राय थे वह किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो चेरो विद्रोह से, चुआर विद्रोह से, कोल विद्रोह से, कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चेरो विद्रोह से जुड़े हुए थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत के साथ जो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 4018 किलोमीटर, कि 4096 किलोमीटर, कि 4180 किलोमीटर, कि 4009 किलोमीटर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 4096 किलोमीटर भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लंबी है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। और लिख लीजिएगा इसी में, बांग्लादेश के साथ भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है, यानी बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ? तो लिख लीजिएगा, कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है भारत के राज्य। कौन कौन राज्य है? तो लिख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
मेघालय, मिजोरम तथा असम है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। भारत के जो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। तो वी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो आपको बताना है जब 2011 की जनगणना हुई थी इस समय बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो 772 व्यक्ति, 881 व्यक्ति कि 981 व्यक्ति कि 1106 व्यक्ति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1106 व्यक्ति थे। क्या थे? तो प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितनी थी बिहार में? तो 1106 पर व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर थे 1106। डी इज करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक बिहार का था और सबसे कम पूछ देगा किसका था, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर थे। कितने? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे अधिक कितने? तो बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2018 में, 2019 में, 1992 में कि 1995 में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 2018 ईस्वी में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पूछ देगा किस संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। संविधान के 102वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर पूछ देगा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो 338 के ख में किया गया था। किस में किया गया था? तो अनुच्छेद 338 के ख में किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संवैधानिक दर्जा कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा किया था। और किस अनुच्छेद में किया गया था? तो 338 के ख में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, मैगेलन ने किया था, केबरल ने किया था कि कैंटन कुक ने किया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मैगेलन ने किया था। किसने किया था समुद्री मार्ग का विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण? तो मैगेलन ने किया था। मैगेलन कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाली नाविक था। कौन था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली था। तो कौन नाविक था? तो पुर्तगाली नाविक था, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं भारत में सतह के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो भारत में सतह के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? 1, 2, 3 कि 4? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 सूचियां बनाई गई है। तो भारत में सतह के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो 3 सूचियां बनाई गई है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कौन कौन सूची है ये भी लिख लीजिएगा, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। कौन सूची? संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, 3 ये सूचियां बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? यानी सबसे ऊंची सड़क आपको बताना है
कि कहाँ है। मनाली से लेह तक कि लद्दाख से कुमलिंग लदारा तक कि शिमला से लेह तक कि कश्मीर से लद्दाख तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए। सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लद्दाख से कुमलिंग दरा तक है। इसकी फीट कितनी है? तो 19,300। अगर लगभग इसका फीट पूछ देगा कितना हो जाएगा, तो 19,300 इसकी वो फीट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी फीट पूछ देगा लगभग कितनी है, तो 19,300 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विश्व शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो कृष्णा, गोदावरी, तापी की कावेरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। और पूछ देगा किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस में है? तो कर्नाटका राज्य में स्थित है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना है। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में, 1972 में, 1963 में कि 1961 में? तो गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव अभियान में दिया गया था। किस अभियान में दिया गया था? तो चुनाव समय जब चुनाव हो रहा था उसी समय इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971 में। किनके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। और जितना भी भाई बहन दोस्त बिहार रेल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिए, ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।